नमस्कार, मैं हूं अमियार शांडिल्य। और जैसा कि हम सब ने आपसे वादा किया था, लेवल अप बीपीएससी ने आपसे वादा किया था कि एक लेक्चर सीरीज हम लेकर के आएंगे और सारे विषयों की लेक्चर सीरीज ये आएगी। तो आपके सामने हम अपनी पहली इतिहास की हिस्ट्री की लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का आगमन, जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी इतिहास की लेक्चर आ रही है रेगुलर, फिर कोशिश ये है कि इसके बाद से सारी विषयों की लेक्चर्स आनी शुरू हो जाए। तो बहुत जल्दी सारी सब्जेक्ट्स की लेक्चर्स आनी शुरू हो जाएंगी और सारी की सारी लेक्चर्स एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ही होंगी। तो मैं आमिया और शांडिल आप सबका स्वागत करता हूं। लेक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी जो एक तैयारी को एक नई धार दीजिए। 69वीं बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को होना है, सुनिश्चित हो गया है और अभी इसमें और भी कई सारी वैकेंसीज ऐड होनी बाकी हैं। तो अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में हम लोग हैं, बहुत सारी इसमें वैकेंसीज ऐड होंगी, लेकिन तैयारी को एक नई दिशा देनी है और इस नई दिशा को देने के लिए हम यहाँ पर लेवल अप बीपीएससी आपके साथ खड़ा है। तो हर लेक्चर को आपको देखना है, साथ ही साथ लाइक करिए, खूब शेयर करिए और हमारे चैनल को जी खोल के सब्सक्राइब कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपनी पहली लेक्चर को शुरू करते हैं और देखेंगे, हम अपनी पहली शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। पुर्तगाली यूरोपियंस का आगमन, भारत में अलग अलग यूरोपियंस अलग अलग समय में आए हैं, जिनमें पहला यूरोपियंस इंडिया में जो आए थे वो यूरोपियंस थे। तो आइए हम शुरू करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं मैं कोशिश करूंगा वो आपके सामने रखें और फिर उसको आप भी सॉल्व करेंगे। देखूं मैं कहां तक आप सॉल्व कर पाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में सबका आंसर बताते जाएंगे, फिर लास्ट में आप देखेंगे कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग पोर्चुगीज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो इससे पोर्चुगीज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पोर्चुगीज हम जानते हैं, पोर्चुगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया और उसके पहले काफी प्रयास हो रही थी यूरोप में, अलग अलग नेशंस ट्राई कर रहे थे इंडिया आने की, लेकिन पोर्चुगीज को पहली बार सफलता हाथ लगी। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको हम जरा सा पढ़ें। द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर वाज फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। पोर्चुगीज का पहला जो गवर्नर था इंडिया में वो कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताएं आप लोग। हाँ, ये स्टेटमेंट वाकई सही है। पहला गवर्नर बना के भेजा गया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को, लेकिन इसके पहले क्या हुआ था? कौन थे वो पोर्चुगीज जो पहली बार भारत आए थे? कौन थे वो यूरोपियंस जो पहली बार जल मार्ग से, वाटरवेज से वो इंडिया आए थे? तो आप सबको पता है इनके बारे में। ये थे कौन? ये थे हमारे वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा जो है वो फर्स्ट पोर्चुगीज कहें हम या फर्स्ट यूरोपियन कहें जिन्होंने जल मार्ग की खोज की और इन्होंने भारत के लिए एक नया रास्ता बनाया यूरोप से, या यूं कहें सिर्फ भारत के लिए नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक नए जल मार्ग की खोज की इन्होंने, ठीक है। तो वास्को डी गामा साहब पहले पोर्चुगीज थे जो भारत आते हैं। ये कब आते हैं भारत? 20 मई 20 मई 1498 को। कब आते हैं ये? 20 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कप्पक डाबू नामक एक जगह पे पहुंचते हैं जहां पे इनकी स्वागत की जाती है। कालीकट के जो लोकल रूलर हैं, हिंदू रूलर है जमोरीन, जो उनका पैटर्नल टाइटल है जमोरीन का, ओरिजिनल नाम समुद्री था। तो ये जमोरीन साहब उनका स्वागत करते हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना, कि कौन थे वो जिन्होंने
वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था इनका। तो पहला जो पोर्चुगीज या फर्स्ट यूरोपियन जो जलमार्ग से भारत आता है वो कौन थे? वास्को डी गामा। उसके बाद वास्को डी गामा आते हैं। वास्को डी गामा ये लोग आ किस लिए रहे थे? तो आप सबको पता है कि इनका एकमात्र लक्ष्य था व्यापार करना, लेकिन पोर्चुगीज का एक छुपा हुआ भी लक्ष्य था, वो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, कि ये मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, ये मुसलमानों को एक तरीके से यूं कहें कि भारत के व्यापार में इनका जो है जो अरबों का एक अरब वासियों का एक बहुत बड़ा रोल था, वो हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे और भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में ईसाई धर्म का जोरदार प्रचार प्रसार करना चाहते थे पोर्चुगीज। तो ये सिर्फ व्यापार करने नहीं आना चाहते थे, बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी इनको करना था। ठीक है, तो वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा जब यहां से वापस जाते हैं और आने जाने का कुल खर्च मिला करके जो टोटल खर्च होता है, जो टोटल कॉस्टिंग होती है, उससे 60 गुना मुनाफा कमाते हैं अपने गुड्स पे। जो यहाँ से स्पाइसेस, किस चीज की व्यापार करते थे? ये स्पाइसेस मसालों का व्यापार करते थे। इसके अलावा सूती कपड़े, नील, जड़ी बूटी, महंगे हीरे जवाहरात, इन सब चीजों का जो है व्यापार करते थे। तो वास्को डी गामा वापस गए और वास्को डी गामा जब वापस जाते हैं तो अपने सामानों पे 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। भाई साहब, पूरे यूरोप में तहलका मच गया, ये क्या कमाल हो गया। अभी वास्को डी गामा के बाद वहां के शासक, वहां के रूलर मैनुअल फर्स्ट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में 13 जहाजों का एक बेड़ा भेजा भारत। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल सेकेंड यूरोपियंस थे, या यूं कहें सेकेंड पोर्चुगीज थे, जो भारत आएंगे और ये कालीकट ही आएंगे। ठीक है, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है दूसरे पुर्तगाली होंगे। अब ट्रेंड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला पुर्तगाली कौन था, अभी ट्रेंड में क्या आ गया है, दूसरा पुर्तगाली कौन होगा। तो दूसरे पुर्तगाली कौन थे? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कब आते हैं? ये 1500 एडी में आते हैं, और इन्होंने ही पहली बार भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री का है, कालीकट में ये खोलेंगे विद द परमिशन ऑफ जमोरिन के परमिशन से ये पहला फैक्ट्री खोलते हैं कालीकट में, जो बहुत कामयाब नहीं होता। बाद में इनके फैक्ट्री के ऊपर अटैक होगा अरबों द्वारा, और सिर्फ अरब नहीं है, वहां के कालीकट के जो लोकल लोग हैं, जो नेडियंस हैं, उन्होंने भी अरबों के साथ मिलकर इस पर हमला किया, जिसमें 70 से अधिक पुर्तगाली मारे गए। तो इसका बदला भी लेंगे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पहले तो सफाई मांगेंगे जमोरिन से, जमोरिन की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जाएगी, तो फिर जाके हमारे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है कालीकट के बंदरगाह पे जितने भी अरबियों का जहाज था उसको लूटा, जितने भी अरबी मिले उनको मार डाला, और फिर यूं कहें कि 24 घंटे लगातार बॉम्बार्डिंग किया कालीकट के ऊपर। कालीकट के शहर को एकदम धुआं धुआं कर दिया बॉम्ब मार के। तो अंत में जाकर के एक तरीके से जमोरिन के साथ जो है एक समझौता होता है, और वहां से ये साहब जो है कोचीन चले जाते हैं, और कोचीन से फिर अपनी स्पाइसेस की ट्रेड करते हैं और फिर वापस अपने देश को लौट जाते हैं। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है दूसरे पुर्तगाली थे, और ये साहब जब आ रहे थे इंडिया 1500 एडी में, उस दौरान वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट के पास इन्हें बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। जो पश्चिमी अफ्रीकी जो तट है उसके समीप जो है बहुत बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा, और वहां से वो अपनी रास्ता भटक जाते हैं, और भटक के वो पहुंच जाते हैं साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में भी किस कंट्री में? ब्राजील में। तो एक तरीके से ब्राजील को डिस्कवर भी किया इन्होंने अपने लिए। तो ब्राजील को डिस्कवर करने का श्रेय भी इनको जाता है। तो पहला, उसके बाद जो है जब अल्वारेज कैब्रल लौट के जाते हैं, तब समझ में आता है वहां के शासक को कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से वहां के ट्रेड पर कंट्रोल करना होगा, और ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिकली एक कंपनी एस्टैब्लिश करनी होगी, वहां पर अपनी आर्मी को वहां पे सेंड करना होगा, भेजना होगा, और फिर तब जाकर के वहां के ट्रेड पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने सबसे वन ऑफ दी, मतलब क्या कहें उसको, कि सबसे विश्वस्त आदमी जिसके ऊपर वो आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, उनको बुलावा भेजा गया, और वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा उस समय पोर्चुगल के, पुर्तगाल के किसी प्रांत के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। बुलाया गया
बोला कि भाई साहब आपको तो मैं भेजना चाहता हूं भारत, आप पे विश्वास करके। तो फ्रांसिस्को अल्मीडा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, क्या करना होगा मुझे। शासक ने बोला, मैनुअल फर्स्ट ने बोला कि भाई आपको जाकर के वहां के ट्रेड पर कंट्रोल करना है, साथ ही साथ वहां के मुसलमानों को सबक भी सिखाना है, और इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी आपको लगना पड़ेगा। तो फिर हम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने बोला कि ओके, आपका काम हो जाएगा, मुझे भेजा जाए। तो 1505 में 1505 में इन्हें 3 सालों के लिए भारत का प्रथम गवर्नर बना के भेजा जाएगा, फुल अथॉरिटी देकर के, फुल पावर देकर के, आर्मी का सपोर्ट देकर के इनको कहां भेजा जाएगा, भारत भेजा जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। यस ऑफ कोर्स, कालीकट में तो संभावनाएं खत्म हो गई थी, जमोरीन से इनकी बहुत अच्छी जो है दोस्ती चल नहीं रही थी, जमोरीन से एक तरह से संबंध विच्छेद हो गया था। और इसका लाभ उठाया किसने? तो कोचीन के शासक ने। कोचीन का शासक का बनता नहीं था कालीकट के शासक के साथ, तो उन्होंने एक तरीके से बुलावा भेजा पुर्तगालियों को कि आइए हमारे यहाँ आइए और बहुत आराम से आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, हमारे यहाँ से व्यापार करिए। तो ये इस समय वास्को डी गामा इंडिया में थे। दरअसल वास्को डी गामा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के वापस जाने के बाद दूसरे अभियान में 1502 में 1502 में ये इंडिया आते हैं, और ये दूसरा इनका अभियान था। पहला अभियान 1498 में हुआ था, 1498 में ये आए थे इंडिया में। सेकेंड जो इनका अभियान हुआ 1502 में। तो इन्होंने जब भारत आते हैं तो फुल फ्लेज आर्मी के साथ ये भारत आते हैं, और सबसे पहले रास्ते में तो इन्होंने एक जहाज को लूट लिया इन्होंने, जो मक्का के यात्रा पे जा रहे थे, उसके सारे लोगों को बंदी बना लिया, तीर्थयात्रियों को। और फिर वहां से ये आते हैं कालीकट के शासक जमोरीन को इन्होंने एक चेतावनी दी कि भाई साहब हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी होंगी। जमोरीन पहले तो डरता है क्योंकि उसके पास खबर पहुंच चुकी होती है कि रास्ते में इन्होंने क्या किया है। फिर इन्होंने जब शर्त रखी कि सारे मुसलमानों को बाहर कर दो, जमोरीन ने सिरे से नकार दिया। तो इसका उल्टा रिएक्शन हुआ। वास्को डी गामा ने कालीकट के ऊपर बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग की, बहुत नुकसान पहुंचाया कालीकट को, और फिर वहां से वो कोचीन चले जाते हैं। तो कोचीन में ही इन्होंने इन्हीं के देख रेख में इस बंदे का नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो स्क्वाड्रन लीडर के तौर पे इंडिया आया था, कमांडर के तौर पे आया था। उसने फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया कहां पे? कोचीन में। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। यस, पहला फैक्ट्री कहां था पोर्चुगीज का? कोचीन में था। और थर्ड स्टेटमेंट क्या था? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि गोवा वाज द अर्ली पोर्चुगीज कैपिटल इन इंडिया, लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय कोचीन। बोल क्या रहा है कि भाई गोवा इनका पहला कैपिटल था पोर्चुगीज का, और बाद में इनको शिफ्ट कहां कर दिया गया? कहां? कोचीन में। नहीं, गलत बात है, ये तो सरासर गलत बात है, ये तो स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पहला फैक्ट्री जहां स्टैब्लिश किया जाएगा कोचीन में, वो पहला हेडक्वार्टर बनेगा इनका, ठीक है, और कैपिटल भी बनेगा। और बाद में जब नीनो दा कुन्हा 1529 में गवर्नर बन के आएंगे, 1529 में नीनो दा कुन्हा आएंगे, तो इन्होंने नीनो दा कुन्हा गवर्नर होंगे, और इन्होंने जाकर के 1530 में कोचीन से गोवा ट्रांसफर किया कैपिटल। तो ये उल्टी बात है, पहले कोचीन और बाद में गोवा। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही लिख रहा है और एक स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो अब यहां पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे? ऑप्शन 1 के साथ हम जा सकते हैं, ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन 1 के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो वी शुड गो विथ ऑप्शन ए, 1 एंड 2, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे क्वेश्चन को के बारे में ये क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि भाई
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज इन इंडिया। देखो जी, पोर्चुगीज इंडिया में आए तो अपने साथ बहुत नई नई चीजें लेकर के आए थे। जैसे इन्होंने भारत में टोबैको, तंबाकू का जो प्रचलन हुआ, बहुत लोगों को आदत है टोबैको खाने की, खैनी और बहुत रजनीगंधा और बहुत सारी चीजें आती हैं मार्केट में जो नहीं खानी चाहिए लोगों को। तो ये देन किसकी है? टोबैको, तंबाकू। इसके अलावा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले भी यही हैं, प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले भी यही हैं। फिर एक गोथिक जो आर्किटेक्चर है इन्होंने इंडिया में लाया, गोथिक आर्किटेक्चर। यूपीएससी में पढ़ना आर्ट एंड कल्चर, उसमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, गोथिक आर्किटेक्चर। फिर जो है बहुत सारे क्रॉप्स भारत में लेकर के आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भारत में लेकर के आते हैं। जैसे ये इन्होंने पपाया इंडिया को दिया, आमंड जो है इंडिया को दिया, है ना। उसके बादाम, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बादाम, पपीता, संतरा, ऑरेंज इनका देन है। बहुत सारे फसल, काजू, ठीक है। उसके अलावा कैशनट, और उसके अलावा आपके शकरकंद, स्वीट पोटैटो, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है। तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज इन इंडिया? सुगर केन, मेज, टोमेटो, पोटैटो। देखो जी, इनके आने के पहले से इंडिया में शुगर केन था, इनके आने के पहले से इंडिया में शुगर केन था। तो ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? शुगर केन नहीं होगा, शुगर केन नहीं होगा। बाकी सारी चीजें होंगी। मेज इन्हीं के द्वारा लाया गया, टोमेटो इन्हीं के द्वारा लाया गया, और पोटैटो इन्हीं के द्वारा लाया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 ओनली। नहीं, क्योंकि 1 तो होगा नहीं, क्योंकि इनके आने के पहले से शुगर केन था इंडिया में। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4 ओनली। तो ये सही है, 2, 3 और 4। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 इज करेक्ट ऑप्शन। आप इसको आप टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कि मेज, टोमेटो और पोटैटो किसकी देन है? पोर्चुगीज की देन है। इसके अलावा पपाया, ऑरेंज, संतरा, आमंड, कैशनट, टोबैको, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीजों इन्होंने इंडिया को देने का काम किया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? तो वास्को डी गामा वॉज वेलकम्ड बाय द जमोरिन, यहां तक तो सही है। वास्को डी गामा वॉज वेलकम्ड बाय द जमोरिन, वास्को डी गामा का स्वागत किया गया जमोरिन द्वारा, जो कालीकट का लोकल रूलर है। लेकिन अगला जब पढ़ते हैं एट म्यूजरी स्पोर्ट, क्या सच में यहां पे इनका स्वागत किया गया था? नहीं, यहां पे तो नहीं था। ये कहां थे? एक जगह है कप्पक डाबू, मैं हिंदी में लिख देता हूं। कालीकट बंदरगाह से थोड़ा सा हटके 12 मील की दूरी पे ये कहां पे है? कालीकट। एग्जैक्टली कालीकट एक बार में नहीं पहुंचते ये कालीकट, आई एम सॉरी। एग्जैक्टली ये कालीकट नहीं पहुंचते एक बार में। ये कहां पहुंचते हैं पहले? ये कप्पक डाबू नामक एक जगह है। ओह माय गॉड, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये कप्पक डाबू है कालीकट की जगह पे, कालीकट से 12 मील दूर, वहां पे ये आते हैं पहली बार। ठीक है, तो ये म्यूजरी स्पोर्ट तो नहीं है, कतई नहीं है, कहीं से नहीं है। तो चलो जी, पहला स्टेटमेंट सही होते होते गलत हो गया। वास्को डी गामा वाज वेलकम्ड बाय जमोरिन एट म्यूजरी स्पोर्ट, तो वेलकम्ड बाय जमोरिन तो सही था, म्यूजरी स्पोर्ट गलत है, तो ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। we are going with second statement. Thomas Roe visited the court of Aurangzeb to get permission to trade in India. हाँ, थॉमस रो आया तो था, कब आया था? याद करें,
1715 में कब आया था ये इंडिया? 1715 में ये इंडिया आया तो था, लेकिन किसके दरबार में आया था, किसके कोर्ट में? क्या 1715 में औरंगजेब जिंदा था क्या? औरंगजेब की मृत्यु तो 1700 कब हो गई थी? और उस 1700 आई एम वेरी सॉरी 1715 मैंने गलत बोल दिया, 1615। जुबान इधर उधर निकल जाता है कभी कभी। थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ औरंगजेब टू गेट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। हाँ, 1615 में आया तो था, लेकिन क्या उस समय औरंगजेब था क्या? उस समय औरंगजेब तो नहीं था। 1615 में अगर आपको याद हो तो किसकी रूल चल रही थी? जहांगीर की रूल थी, है ना? और थॉमस रो के जस्ट पहले विलियम हॉकिंस इंडिया आके गया था, उसकी भी हम अभी कहानी देखेंगे। तो थॉमस रो विलियम हॉकिंस के जस्ट बाद आया। तो 1615 में 1615 में औरंगजेब तो नहीं था, कौन था? जहांगीर था। तो थॉमस रो आया लेकिन जहांगीर के दरबार में आया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। और थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, नॉट द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के कोर्ट में नहीं आया था। और थर्ड स्टेटमेंट है, लुई 14th वॉज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लुई 14th जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर था। देखो जी, रूल तो उसका चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि लुई 14th ही रूलर था उस समय फ्रांस का, लेकिन फाउंडर वो नहीं था। फाउंडर इसका एक मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर का नाम है कोलबर्ट। उस मिनिस्टर का क्या नाम है? कोलबर्ट। ठीक है, कोलबर्ट उस मिनिस्टर का नाम था। तो कोलबर्ट जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर है, लुई 14th नहीं। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तीनों ही गलत है। वास्को डी गामा को जमोरिन ने वेलकम किया, लेकिन कालीकट पे, नॉट एट म्यूजरी स्पोर्ट। थॉमस रो इंडिया आया बट नॉट इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब बट इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। एंड लुई 14th वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी but his minister Colbert was the founder of French East India Company. So here choose the correct answer using the code given below. One only नहीं, गलत हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था ना हमें। B 1 and 2 only, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन C 2 only। ऑप्शन D more than one of the above, करेक्ट तो है ही नहीं तीनों, तो कहां से more than one of the above हो जाएगा? और फिफ्थ स्टेटमेंट है none of the above, ये एग्जैक्टली सही है। ऊपर के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, तो कोई भी नहीं होगा। नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव होगा। ऑप्शन ई ऑप्शन मारने की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करें, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। एग्जाम में यही मात खाते हैं बच्चे। ई ऑप्शन के साथ बहुत दिक्कत है, मारूं या नहीं मारूं, मारूं या नहीं मारूं, लेकिन यह हिम्मत दिखानी होगी। यदि आप अपने आंसर पे दृढ़ विश्वास रखे हैं तो आप मारा कीजिए ई ऑप्शन। तो यहां पे मेरा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया जमोरिन। तो जरा सा थॉमस रो के पहले विलियम हॉकिंस की मैं कहानी बता दूं कि थॉमस रो के पहले कौन आया था इंडिया में। थॉमस रो के पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस आया था। कमाल का व्यक्ति था ये, कमाल का व्यक्ति था ये। इसको फारसी भाषा बहुत अच्छी से आती थी, और उस समय पर्सियन, फारसी दैट इज पर्सियन लैंग्वेज, और उस समय जो मुगल कोर्ट का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो फारसी था। मुगल रूलर फारसी भाषा में ही बात करते थे। और रूलर कौन था उस समय? जहांगीर। विलियम हॉकिंस को भेजा किसने था? ये सब स्टेटमेंट एक नोटबुक और पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं, सारे फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूं, उससे एमसीक्यूज आने की संभावना है। मैंने पहले भी बताया था कि हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे चीजों को, और उसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है। तो आप अपनी क्लास नोटबुक और पेन लेके बैठा करें। ये सारे जो एमसीक्यूज हैं
वो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जानी है। आप जो है लेवल अप बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस एमसीक्यू सीरीज की। और इसके अलावे आप हमारे इस वीडियो को, जो एक लेक्चर सीरीज के रूप में आने वाला है हर सब्जेक्ट की, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों के भी एग्जाम निकालने की संभावनाएं बढ़ जाए। मैं पहले की तरह आज भी दावा करता हूं कि यहां पे जो हम सीरीज चला रहे हैं, लेवल अप बीपीएससी आपके लिए जो सीरीज लेके आई है, लेक्चर सीरीज इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज, क्वेश्चन उसी से रहने वाला है एग्जाम में, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। तो हमारे साथ तो विलियम हॉकिंस को भेजा किसने था? विलियम हॉकिंस को भेजा था जेम्स फर्स्ट जो रूलर बना था एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद। एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई थी 1603 में, तो एलिजाबेथ के डेथ के बाद उसका जो है जो नेफ्यू है वो बना था जेम्स फर्स्ट, गद्दी पे बैठा और उसने 1609 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उसको लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक शाश्वत कर दिया, लंबे समय तक बढ़ा दिया। तो जो एलिजाबेथ ने सिर्फ 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एक अधिकार दिया था, उसे बहुत लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया जेम्स फर्स्ट द्वारा। और जेम्स फर्स्ट ने विलियम हॉकिंस को इंडिया भेजा यहां के रूलर्स से व्यापार में छूट प्राप्त करने के लिए, छूट लेने के लिए। और इसने एक चिट्ठी भेजी, एक लेटर भेजा विलियम हॉकिंस के हाथों यहां के रूलर के नाम पे। और वो रूलर जिसके नाम पर चिट्ठी भेजी गई थी वो रूलर था, बताइए कौन था? 1609 में शासक मुगल रूलर कौन था? जहांगीर। लेकिन उसके नाम की ये लेटर नहीं थी, उसके फादर अकबर के नाम की लेटर थी, क्योंकि अभी तक वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि अकबर की डेथ हो गई है। और अकबर की डेथ तो 1605 में ही हो गई थी, ठीक है। तो उसने वहां से वो लेटर लिया और इंडिया आया। किसके नाम की लेटर थी? अकबर के नाम की लेटर थी। और किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आता है वो। और जहांगीर से वो फारसी भाषा में बात करता है। जहांगीर बहुत खुश होता है और उसे खुश होकर के पहले तो उसे खान की उपाधि देता है, खान की टाइटल देता है। और खान के टाइटल के साथ साथ उसे 400 मनसब की मनसबदार बनाता है और 30,000 रुपए की सैलरी उसकी होती है। 30,000 रुपए की, हालांकि उसने कभी सैलरी लिया नहीं, लेकिन वो 30,000 रुपए की सैलरी उसे मिलती है, 400 मनसब की मनसबदारी मिलती है। मुगल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मनसबदारी होती क्या है। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में मनसबदारी व्यवस्था से क्वेश्चन आ चुका है कि मनसबदारी से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसको हम समझेंगे मिडाइवल में। तो यहां पर इन्होंने 1609 से लेकर के 1611 तक मुगल कोर्ट में ही अपना समय बिताया। जहांगीर के डायरेक्शन में, उनके निर्देशानुसार उनकी शादी भी यही हुई। एक ईसाई लड़की से, एक आर्मेनियन ईसाई से शादी भी हुई और उन्हें करनी पड़ी मजबूरन। तो विलियम हॉकिंस बहुत समय तक कोशिश करते रहे कि जहांगीर उन्हें व्यापार में छूट दे दे, और वो सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री खोलना चाहते थे, जिसके लिए छूट लेना चाहते थे। और एक बार तो जहांगीर ने उन्हें छूट दे भी दिया, लेकिन भाई साहब प्रेशर बहुत था जहांगीर के ऊपर। किसकी प्रेशर थी? पुर्तगालियों की प्रेशर बहुत ज्यादा थी। इसीलिए पुर्तगालियों के प्रेशर में आकर के दिया गया व्यापारिक छूट उन्होंने वापस ले लिया, जिससे नाराज होकर विलियम हॉकिंस दरबार छोड़ देता है और इंग्लैंड वापस लौट जाता है। तो ये विलियम हॉकिंस की कहानी थी। तो हमने देख लिया कि इसका ऑप्शन ई ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव। वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने किया, लेकिन कालीकट के बंदरगाह पे थॉमस रो आया कोर्ट में, लेकिन वो जहांगीर के कोर्ट में आया था, औरंगजेब की कोर्ट में नहीं। और लुई 14 फाउंडर नहीं था, कोलबर्ट फाउंडर था। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत, नन ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हुगली was used as a base for piracy in the Bay of Bengal
बाई, ऑप्शन ए इज पोर्चुगीज, ऑप्शन बी इज फ्रेंच, ऑप्शन सी इज डेनिश, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द above and option is none of the above. हुगली कहां पे है? हुगली बंगाल में, बंगाल में। यहां पे फैक्ट्री खुलती है, पोर्चुगीज की फैक्ट्री खुलती है नीनो दा कुन्हा के समय में। नीनो दा कुन्हा जब पुर्तगाली गवर्नर था, उसी के समय में हुगली में और चटगांव में फैक्ट्री खोली जाती है। इस हुगली को बाद में चल के, और ना सिर्फ हुगली, हुगली के साथ साथ चटगांव, इनफैक्ट मैं कह दूं कि पूरी बंगाल की खाड़ी को इन्होंने लूट का अड्डा बना के रखा हुआ था। और चटगांव को एक संज्ञा दी जाती थी उस समय, पोर्टो ग्रैंडे। पोर्टो ग्रैंडे बहुत बड़ा ये बंदरगाह था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? पोर्टो ग्रैंडे कहा जाता था। तो हुगली और चटगांव दोनों ही लूट के अड्डे बना के रखे थे। और इनके डिक्लाइनेशन का, इनके पतन का सबसे बड़ा कारण भी था ये, इन्होंने अपना ध्यान व्यापार से हटा करके पायरेसी पे ज्यादा लगा दिया था। एक लूटर बन गए थे, लुटेरे बन गए थे ये। तो यहां पे क्वेश्चन था कि हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, किसके द्वारा? अभी अभी आंसर मिल गया आपको। कौन था वो? पोर्चुगीज। पोर्चुगीज हुगली और चटगांव दोनों को ही अपने लूट का अड्डा बना के रखा हुआ था इन्होंने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, अभी जस्ट मैंने मेंशन किया कि पहला पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा बन के भारत आया। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ये जानता था कि भारत के लैंड के ऊपर कंट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है। हमने नया जलमार्ग खोजा है और नए जलमार्ग की खबर यूरोप के दूसरे राष्ट्रों को भी पता लग चुका है, तो वो भी कोशिश करेंगे भारत आने की, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आने की। इसके अलावे उनका एक और लक्ष्य, एक और उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष चैलेंज था कि अरबों को पूरे व्यापार से बाहर कैसे किया जाए। तो अरबियों को भारत के व्यापार से, दक्षिण पूर्वी एशियाई के व्यापार से पूरी तरह से बाहर कर देना था। तो ये तो भारत की भूमि पर कब्जा करने से नहीं होता। यदि इनका कंट्रोल हिंद महासागर और अरब सागर पे हो, तो समुद्र में कौन आएगा जाएगा इनके हाथों में निर्णय होता। जो भी इनलेट और आउटलेट थे समुद्र में आने के लिए, ओशंस में आने जाने की जो इनलेट और आउटलेट थी, आने जाने की जो रास्ते थे, उस पे इन्होंने कंट्रोल करने की नीति अपनाई। अल्मीडा का मानना था कि यदि इंडियन ओशन पे हमारा कंट्रोल है, यदि इंडियन ओशन को हमने पोर्चुगीज ओशन बना लिया, तो सारे ट्रेड पे हमारा कंट्रोल होगा। तो ओशन किस कलर की होती है? ओशन जो है समुद्र किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। अब उसमें फिजिक्स के लॉ हैं, वो बात की बात है कि क्यों ब्लू होती हैं। तो इसीलिए इन्होंने, चूंकि इंडियन ओशन के ऊपर इनको कंट्रोल करना है, जो भी ट्रेड सेंटर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना है। और ये ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे? ये जहां से ये जो सारे जहाज आते जाते थे, तो एक तो था होर्मुज, पारस की खाड़ी, एक तो था बे एडन, अदन की खाड़ी, और एक था मलक्का, दक्षिण पूर्वी एशियाई में मलक्का था। इसके अलावे अफ्रीकन कोस्ट, जो ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट के जो एरियाज थे, वहां पे भी व्यापार बहुत ज्यादा होता था। तो अगर इनके ऊपर कंट्रोल अगर होता, तो आराम से ये पूरे व्यापार पर नियंत्रण कर सकते थे। तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर कौन साहब थे? अल्मीडा साहब। तो ऑप्शन ए अल्मीडा दिया था, ऑप्शन बी अल्बुकर्क दिया था,
ऑप्शन सी डुप्लेक्स दिया था, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई था इनमें से कोई नहीं। ये हमारे बीपीएससी में पांचवा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी बहुत पहले पांचवा और चौथा ऑप्शन एक साथ होता था, और तो अभी इस बार 68 में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। खैर, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्मीडा, अल्मीडा होगा। चलिए जी, इसी बात पे फिर से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, इसको शेयर बहुत ज्यादा कीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक भी ये लेक्चर पहुंचे, क्योंकि हमारा लेक्चर ही आपको एग्जाम में पास कराएगा, आपके एग्जाम को क्लियर करेगा। 69वीं बीपीएससी में 235 सीटें आई हैं, घबराना नहीं है, अभी इसमें बहुत सीटें जुड़नी हैं, तो सीटों की संख्या बढ़ के 400 से ऊपर होगी, ऐसा मेरा मानना है पहले के ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया था कि अभी 14 से अधिक विभागों की वैकेंसीज आनी बाकी है, बीपीएससी को उसका इंतजार है। तो प्रीलिम्स के पहले तक जितनी भी वैकेंसीज ऐड होंगी, ये बढ़ के 400 से ऊपर हो जाएंगी। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। इसको लाइक जरूर करिए, लाइक हमें इंकरेज करता है ना। लाइक कोई मॉनेटरी वैल्यू हमें नहीं देता, हमें इंकरेज करता और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो अभी पहला लेक्चर हिस्ट्री का आ रहा है, इसके बाद जस्ट बाद बहुत सारी लेक्चर्स आनी शुरू होंगी, अभी तो सीरीज स्टार्ट हुआ ही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाई साहब, अभी अभी तो बात हमने करी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट। ठीक है, ऑप्शन ए है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी है एल्बुकर्क, सी है जमोरिन, डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई नन ऑफ द अबव। भाई साहब, अभी मैंने कितनी बार दोहरा दी कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो किसने किया? जमोरिन साहब ने किया। ये उनका पैटर्नल टाइटल है, और इनका नाम एक और है, नाम है इनका समुद्री। ठीक है, समुद्री। जितना आसान दिखता है ना इनका आना, उतना आसान था नहीं। ये जब पुर्तगाल से चलते हैं अपने 3 जहाजों के साथ, जिनमें से एक पर इनके मित्र होते हैं और एक पर इनके भाई होते हैं, छोटे भाई, 3 जहाजों के बेड़े के साथ ये भारत आते हैं, और आने के क्रम में इनको कई सारे तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसमें इनको कितनी क्षति उठानी पड़ी ये यही जानते हैं। इसमें इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। इन्हें अपने ही लोगों द्वारा, 100 लोगों का दल था, अपने ही लोगों द्वारा विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो जितनी आसानी से हम देख लेते हैं ना कि वास्को डी गामा इंडिया आया, व्यापार किया और जाकर के 60 गुना मुनाफा कमाया, इतना आसान ये है नहीं। इसने आने वाले इतिहास को बदल दिया। वास्को डी गामा ने हमारे भारत के इतिहास को बदल दिया। ये वो एक्टिविटी था वास्को डी गामा का जिसने हमारे आधुनिक इतिहास को बदला। ये रास्ता ना खुली होती या ना खोजी जाती, हम कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते आज। खैर, तो वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने किया। ये कहां आए थे? कालीकट आए थे। कहां आए थे? कालीकट आए थे। कालीकट से 12 मील दूर कप्पकडाबू नामक एक जगह पे आए थे। जब ये पहुंचे तो अगले दिन मछुआरों का एक बड़ा सा दल इन्हें घेर लिया। पूछा, ये तो अजनबी है भाई, ये तो वहां के लैंग्वेज भी नहीं जानते। दुभाषिए के मदद से इन्होंने बताया। अभी मछुआरे मछली लेके पहुंचे थे, मछली खरीद लिया सारे मछुआरे खुश। तो जाकर के बताया। उस समय जमोरिन था नहीं कालीकट में, वो कहीं छुट्टी में निवास कर रहा था। पता चला कि एक विदेशी व्यापारियों का दल आया है, अपनी छुट्टियां छोड़ करके वो वापस आता है दरबार में। खबर भिजवाई जाती है वास्को डी गामा के पास। वास्को डी गामा अपने लाव लश्कर के साथ कालीकट बंदरगाह पे उतरता है। इतनी सारी तोहफे लेकर के आता है वो जमोरिन के पास। 50 से ज्यादा हाथी के दांत के बने हुए चाकू थे उसमें। और जमोरिन उनकी स्वागत करता है पके हुए कटहल के फल से, जिसको हम अपने बिहार के भाषा में कोआ कहते हैं। आप लोग अलग अलग नामों से जानते होंगे उसे।
तो पका हुआ जो कटहल होता है ना, जैक फ्रूट, वो खिलाता है स्वागत में, और उनसे पूछता है कि आपके आने का पर्पस क्या है। वास्को डी गामा अपने आने की पर्पस बताते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, जाइए आप नगर में व्यापार करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और वास्को डी गामा ने वहीं किया। जमोरिन की तरफ से फुल सपोर्ट मिला, लेकिन जाने के क्रम में उसकी भाई की मृत्यु हो गई। उसके ऊपर हमला हुआ, वो वहां से गोवा गया और गोवा जाने के क्रम में ही उसके ऊपर हमला होता है। तो बहुत कठिन रहा उसका आना और जाना। खैर, तो 6 नंबर क्वेश्चन में हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट? जमोरिन वेलकम्ड हिम। उनको जमोरिन ने उनका स्वागत किया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है बीपीएससी के स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? पहली फोर्ट्रेस वो कहां बनाते हैं, पहला किला कहां बनाते हैं, पहली फैक्ट्री का निर्माण वो कहां करते हैं? और जब हम बार बार बात आती है आपकी कि फैक्ट्री खोल रहे हैं, भाई साहब ये फैक्ट्री जो है फैक्ट्री के सेंस में नहीं है। ये फैक्ट्री जस्ट अ वेयर हाउस, ये गोदाम है जहां पे ये अपनी गुड्स को स्टोर करना चाहते हैं। भाई बंदरगाहों पे तो व्यापारी माल रख के बेच नहीं रहे थे कि गए और वहीं से खरीदा, जहाज पे लादा चलेगा। इन्हें रिमोट एरियाज में जाना पड़ता था सामान खरीदने। अब वो लेकर के आते तो स्टोर करने के लिए कहीं तो चाहिए था, और रेगुलर जब व्यापार करना है तो एक गोदाम तो चाहिए ही चाहिए। तो ये गोदाम था, फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि इस समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं है, औद्योगिकरण हुआ नहीं, मशीनीकरण हुआ नहीं, मशीनों का निर्माण हुआ नहीं। और पहली बार मशीनीकरण और औद्योगिकरण कहां पे होगा? इंग्लैंड में होगा। वो बाद की बातें हैं, लेकिन इस समय जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री क्या है? वो फैक्ट्री सिर्फ गोदाम है। तो उसको फोर्ट्रेस, कहीं आपको फोर्ट्रेस मिलेगा, कहीं फैक्ट्री मिलेगा। सबसे पहले कहां बनाया? तो पोर्चुगीज भी आ सकता है, और यहां पे एक वर्ड आ सकता है यूरोपियन, कि यूरोपियंस ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहला फोर्ट्रेस कहां बनाया। दोनों ही सेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? पुर्तगालियों ने अपनी पहली किले का या कोठी का निर्माण कहां किया, या पहले किसी यूरोपियन ने अपनी पहली कोठी का निर्माण कहां किया? तो कहां पे किया? तो अपनी कहानी मैंने बताई, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने पहली टेम्पररी फैक्ट्री कालीकट में खोली, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। पहली सक्सेसफुल अटेम्प्ट फैक्ट्री खोलने की कहां हुई? जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो थी कोचीन में, तो परमानेंट फैक्ट्री यहां पे खोली गई है। ठीक है, कन्नौर में भी खोली जाएगी और अंजनदीवा में भी खोली जाएगी 1505। सेकेंड फैक्ट्री कन्नौर में खोली जाएगी, और उसके जस्ट कुछ दिन के बाद अंजनदीवा में भी फैक्ट्री खोली जाएगी। तो दोनों जगह ही फैक्ट्री खुलेंगी, लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन, सेकेंड फैक्ट्री कन्नौर, उसके बाद अंजनदीवा। उसके बाद तो कई सारी फैक्ट्रीज खुलेंगी, जिसको हम देखेंगे फैक्ट्रीज कहां कहां खुली हैं। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? तो फर्दर हम बढ़े जरा सा, क्वेश्चन जो है बहुत शानदार है। Who acquired Diu and Basin from the बहादुर शाह of the गुजरात? और बेसिन जो ये है आज के मुंबई का नाला सुपारा है भाई। आज के मुंबई का नाला सुपारा है, नाम सुना होगा आपने, टाइम पेट्रोल में खूब देता है। तो ऑप्शन है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, नीनो दा कुन्हा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। कहानी है तब जब नीनो दा कुन्हा गवर्नर बनता है इंडिया में पुर्तगालियों का। कब आता है ये? 1539 में, 1529 में सॉरी, और जाता कब है? 1538 में। तो पहला काम तो इसने ये किया 1530 में ही। क्या किया? 1530 में इसने जो हेडक्वार्टर है, जो कैपिटल है, कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा कर दिया। तो पहला तो इसने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम
कोचीन टू गोवा। ओके, उसके बाद 1534 की हम कहानी पे आते हैं। 1534 में देखो जी, बाबर की डेथ हो गई है। आप सबको पता होगा बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर ये हुआ। इब्राहिम लोधी मारा गया और इंडिया में मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर द्वारा। तो बाबर 1530 में मर चुका है और 1530 में उसका बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है। अच्छा, मुगलों का एक खौफ है क्योंकि इसने न सिर्फ इब्राहिम लोधी को हराया बल्कि राजपूतों की एक कॉन्फेडरेशन जो राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ी थी खानवा के युद्ध में, बैटल ऑफ खानवा 1527, उसमें बुरी तरह से मात खाया था राजपूतों ने। तो एक अलग खौफ, एक अलग माहौल बना था मुगलों के खिलाफ। तो जब एक्सपेंशन कर रहे थे मुगल्स, उस दौरान हुमायूं की नजर गुजरात पे जाती है और गुजरात का शासक होता है उस समय बहादुर शाह। तो गुजरात के शासक ने मदद मांगी इससे, पुर्तगालियों से, कि हमारी मदद करो, हुमायूं के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करो। पुर्तगालियों ने कहा कि भाई हम तो व्यापारी, बिना लाभ के कोई काम ना करें। बनिया वर्ग में तो मुझे नहीं लगता कि किसी बिना लाभ के कोई काम किया जाता है। अब ये ट्रेडर्स हैं, बिना प्रॉफिट के तो कुछ काम करेंगे नहीं। बहादुर शाह से इन्होंने बदले में बेसिन मांगा कि हमें बेसिन द्वीप दे दो। अच्छा, यहां पे पहले से नागरिक रह रहे हैं, सिटीजन्स हैं, इन्होंने व्यापार के लिए मांगा बेसिन की, बेसिन पे अधिकार हमें दे दो जिसके बदले हम आपकी मदद करेंगे। दरअसल पुर्तगालियों के पास भी तोप है। ये पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने अपनी जहाजों पर तोप लगाया था, बारूद का यूज किया था। यही तो इनकी ताकत थी। कोई पीछे आए, गोला दाग देंगे। तो पीछे आने की हिमाकत कोई करता नहीं था। अपने जहाजों पर तोप के बदौलत इन्होंने हिंद महासागर, इंडियन ओशन में राज किया फॉर 1 सेंचुरी, 1 सदी तक। तो इन्होंने मदद के बदले बेसिन लिया, लेकिन उस बेसिन पर नागरिकों के साथ समस्याएं खड़ी हो गई पुर्तगालियों का। बाउंड्री कर फोर्टिफिकेशन को लेकर के वहां की पब्लिक ने उनके खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी थी, जिसको सुलझाने के लिए बहादुर शाह जाते हैं नीनो दा कुन्हा से मिलने उनके जहाज पर। और वहां पर नीनो दा कुन्हा के साथ एक छोटी सी मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में भागने के क्रम में कहें या जैसे कहें वो अरब सागर में डूब के मर जाता है। तो बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 1534 में इसने बेसिन पर कब्जा किया और अगले ही साल 1535 में दीव पे अधिकार किया। और दमन दीव एक साथ हम बोलते हैं, तो दमन पे 1559 में अधिकार हुआ, जो दूसरे गवर्नर थे उनके समय। तो दीव और बेसिन दोनों पर अधिकार किसने किया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो पहला ऑप्शन फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नीनो दा कुन्हा है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, ओ सॉरी, नीनो दा कुन्हा होगा। फ्लो में आगे निकल गए। नीनो दा कुन्हा, उन्हीं की तो कहानी हम कर रहे थे। तो नीनो दा कुन्हा साहब के समय में दीव 1534 में और बेसिन दीव 1535 में और बेसिन 1534 में कंट्रोल में आया। तो नीनो दा कुन्हा होगा इसका आंसर। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? अल्मीडा साहब फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर थे। उन्होंने सपना देखा, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, लेकिन वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। वो 3 साल के लिए आए थे और 3 सालों में, ये पूरे समय में वो युद्ध में ही लगे रहे, जिसमें एक बहुत फेमस युद्ध था 1507 में। एक तरफ जहां पोर्चुगीज आर्मी थी, दूसरी तरफ इजिप्ट और गुजरात की नेवीज थी। सॉरी तो एक तरफ इजिप्ट और गुजरात की नेवी है और दूसरी तरफ
जो है कोचीन, सॉरी, हमारे एक तरफ जहां गुजरात की नेवी है, दूसरी तरफ कौन है? पुर्तगाली आर्मी। इस युद्ध में अल्मीड़ा का बेटा मारा गया। इजिप्ट और गुजरात की आर्मी बैटल को जीत गई, लेकिन इसका बदला लेंगे अगले ही साल 1508 1508 में। अगले ही साल एक और युद्ध लड़ी जाएगी, सेम दुश्मन, और पुर्तगालियों की तरफ से बैकअप आएगा। वहां के शासक ने बैकअप भेजा, बैकअप सेना आई और फिर से युद्ध लड़ी गई, और 1508 की युद्ध में अल्मीड़ा ने अपना बदला ले लिया बेटे की मौत का। 1509 में वो वापस जा रहा था, लेकिन केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका का सबसे टिप, यहां पे सबसे नीचे वाला पॉइंट, जिसको बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था 1587 में, वहां पर पायरेट्स जो समुद्री डाकू हैं उनके साथ लड़ते हुए वो मारा गया। तो बेटा भी मारा गया 1507 में, खुद मारा गया 1509 में। खैर, तो हु लेट द, तो ये तो सपना देखा गया कि हिंद महासागर पे हम कंट्रोल करेंगे, सारे व्यापार पे हमारा कंट्रोल होगा, लेकिन इसे पूरा किया। अगला जो गवर्नर बनेगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो 1503 में ही इंडिया आया था एज अ कमांडर, एज ए स्क्वाड्रन लीडर, और तब से ही वो इंडिया में रह के इंडियंस को समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 1509 में इसे 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया जाता है, सेकेंड पोर्चुगीज गवर्नर, और 1515 तक ये गवर्नर रहेगा। तो देखेंगे हम क्या भाई कि इन साहब ने अपने गवर्नरशिप के दौरान कमाल का काम किया। जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, जो इंपीरियलिज्म की जो पॉलिसीज हैं, उसको अगर किसी ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया। 1510 में इसने सबसे पहले 1510 में इसने सबसे पहले बीजापुर के जो सुल्तान हैं, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। सिकंदर के आक्रमण के बाद पहला यूरोपियन देश जिसने भारत के किसी क्षेत्र पर, किसी भूमि पर, किसी लैंड पे अधिकार किया, वो पोर्चुगीज थे। 1510 में गोवा छीना गया, और ये पहली भूमि थी जिस पे किसी यूरोपियन का अधिकार हुआ 1510 में। तो साम्राज्यवादी नीतियों में पहला कदम यह हुआ। 1511 में मलक्का पे अधिकार कर लिया गया। मलय द्वीप जो समय की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, उस पे अधिकार हो गया। और फिर 1515 में होर्मुज पे अधिकार हो गया। तो ये तीन बड़े स्थान जो व्यापार की दृष्टि से कंट्रोल करने के लिए थे, इन्होंने अधिकार किए। इस तरह से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने अल्मीड़ा के सपने को साकार करने की कोशिश की। तो हमारा प्रश्न है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज हु केम टू इंडिया। बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में हम कहेंगे कि 1587 में इन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोजा। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ही इज द पर्सन who laid the foundation of Portuguese Empire in India and Asia। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। लॉक कर दीजिए, अल्फांसो दी अल्बुकर्क यही है वास्तविक संस्थापक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। गोवा वॉज दी कैप्चर्ड बाय दी पोर्चुगीज इन, तो अभी तो मैंने बोला कि भाई 1510 में किसने, बता दो कमेंट सेक्शन में, बताओ भाई। 10 सेकंड देता हूं मैं, तो जरा एक घुट पानी की पी लूं मैं। ओके, एकदम सही आप जा रहे हैं।
अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। कौन सा सुल्तान? आदिल शाही डायनेस्टी का सुल्तान। नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। उससे छीना कब? 1470, 1510, 1570, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एकदम सही। कमेंट सेक्शन में आंसर करो कौन सा होगा। ओके, कमाल है आप लोग, तो कमाल है, आप ध्यान देते हैं लेक्चर पे। इसका मतलब 1510 एडी में कैप्चर किया गया गोवा पर, और यही बाद में 1530 में क्या बनेगा? हेडक्वार्टर या कैपिटल भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ खास नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। भाई साहब, एक ही बात को घुमाकर पूछा गया, इसमें कुछ खास दम है नहीं, लेकिन बीपीएससी के पर्पस से बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी अब ट्रेंड बदल तो रहा है, लेकिन अभी भी 150 में से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 70 प्लस, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम वन लाइनर में। बाकी 80 क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट वाइज अब पूछे जाने हैं, तो इसमें हम मान सकते हैं चीजों को। तो अब जरा से इसमें आए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज। तो चलो जी, जवाब दो, आप ही जवाब दो। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, धड़ाधड़ आंसर लिखो, 10 सेकेंड है आपके पास। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। इनमें से कौन पोर्चुगीज गवर्नर था जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, बी है जॉन मिल्टन हॉल, सी है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई नन ऑफ द अबव। जॉन मिल्टन हॉल वाज द फर्स्ट ब्रिटिश, ये फर्स्ट ब्रिटिश है जो इंडिया आए टू ट्रैवल इंडिया, लेकिन जल मार्ग द्वारा नहीं, लैंड रूट से ही आए, लैंड रूट से। और यही वो बंदे हैं जो 1588 में, यही वो कमाल का आदमी है जिसने 1588 में स्पेनिश आर्मदा को हराया था, स्पेनिश आर्मदा को हराने का काम किया। और स्पेनिश आर्मदा के हारने के बाद, और इससे और संजोग देखो, जो स्पेनिश आर्मदा हारा उस स्पेन के साथ पुर्तगाल भी था, क्योंकि 1580 में ही स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया था। तो एक तरह से पुर्तगाल पर कंट्रोल स्पेन का ही था। तो जो स्पेनिश आर्मदा हारा, जो डिफीट हुआ स्पेनिश आर्मदा, उसके साथ साथ पोर्चुगल भी हार गया, पुर्तगाल भी हार गया। तो इसके साथ ही भारत आने का रास्ता खुल गया बाकी राष्ट्रों के लिए, बाकी देशों के लिए। इसी हार के बाद से पुर्तगाल के अलावा दूसरे राष्ट्र भी, दूसरे नेशन भी भारत आना शुरू कर दिए, जिसमें पहले डच आए, बाद में इंग्लैंड वाले आए। तो यही वो बंदा था जॉन मिल्टन हॉल, जिन्होंने इस बैटल को लीड किया था इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, इन्होंने ही हराया था स्पेनिश आर्मदा को, और यही वो पहले व्यक्ति हैं जो भारत आते हैं बाय लैंड रूट। तो ये मैंने इनके बारे में बता दिया। अब चलो आंसर दे दिया, बहुत कमाल। कौन थे? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। सही जा रहे हैं आप लोग, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। आप कमेंट सेक्शन में यदि आपने सी ऑप्शन दिया है तो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है with reference to European rulers, traders, with reference to European rulers or traders, the term Batavia is related to which of the following country? ये जो बटाविया शब्द है वो किस राष्ट्र से संबंधित है? क्या इंडिया में बटाविया था, या म्यांमार में, या इंडोनेशिया में? देखो जी, बटाविया आज का जकार्ता है, और जकार्ता क्या है? जकार्ता इंडोनेशियन कैपिटल था। ठीक है, इस बटाविया को बसाया था एक तरीके से डचेज ने। डचों ने इस शहर का निर्माण किया था। तो अभी बात क्लियर हो गई, ये आज के वक्त का इंडोनेशियन कैपिटल है जकार्ता, और उसी के खंडहर पे क्या था? बटाविया। तो भाई साहब, ये किस राष्ट्र से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। बटाविया किसका कैपिटल था? डच कैपिटल था। कब ये एस्टैब्लिश किया गया? 1619 में ये एस्टैब्लिश किया गया है बटाविया को। ठीक है,
डचेज ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आपको ये पता है कि ये इंडोनेशिया पहले स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते थे, इसीलिए डचेज जो डच है इनका मेन ट्रेडिंग सेंटर इंडोनेशिया ही रहा, स्पाइस आइलैंड ही रहा। इंडिया के साथ ये जुड़े हुए थे लेकिन इनका मेन जो सेंटर पॉइंट था वो इंडोनेशिया ही रहा। ये डच कॉलोनी रहा, इंडोनेशिया क्या रहा, डच कॉलोनी रहा। ठीक है, तो भारत से तो इनका बोरिया बिस्तर बाद में बंधेगा, जो हम देखेंगे अभी हाल फिलहाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है द कार्टेज सिस्टम प्रोटेक्शन अगेंस्ट पायरेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पावर इन इंडिया? ऑप्शन इज पोर्चुगीज, ऑप्शन बी इज डच, ऑप्शन सी इज फ्रेंच, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो अब यहां पे क्वेश्चन है द कार्टेज सिस्टम प्रोटेक्शन अगेंस्ट पायरेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पावर। कार्टेज सिस्टम क्या था? एक कार्टेज, कलर चेंज कर लो ना, कार्टेज आर्मदा सिस्टम, एक तरह का ये परमिट सिस्टम था। कार्टेज क्या था? परमिट सिस्टम। भाई साहब पूरे इंडियन ओशन और अरब ओशन के ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर चुका था कौन? पोर्चुगीज। इंडियन ओशन या अरब सी में यदि आपको अपनी जहाजों को उतारना है, यदि व्यापार करने जाना है, तो आपको परमिट लेनी होगी पुर्तगालियों से और उस परमिट के लिए आपको एक शुल्क, एक फी जमा करना होगा। यह परमिट जारी की जाती थी गोवा से और भाई साहब ये परमिट व्यवस्था ऐसी थी कि भाई हमारे अकबर जी भी इससे अछूते नहीं थे। अकबर को भी जाने के लिए हिंद महासागर में या अरब सागर में इनको साल भर के लिए चुका करके एक परमिट लेनी होती थी। ठीक है, तो भाई देखो जी, मुगल की नेवी बहुत ताकतवर रही नहीं कभी, तो हम देखेंगे मुगल को भी पुर्तगालियों को हराने के लिए अंग्रेजों का सहायता लेना पड़ेगा, हम देखेंगे वो कब होगा। ठीक है, तो ये कार्टेज सिस्टम एक तरह से परमिट सिस्टम था और इसके पीछे किसका जोर था? आर्मदा। आर्मदा क्या है? नेवल पावर, पोर्चुगीज नेवल पावर। और पोर्चुगीज नेवल पावर का सीक्रेट क्या था? जो जहाजों पे लगी हुई तोपें हैं, वो इनका सीक्रेट। तो भाई साहब यदि आपने परमिट नहीं लिया और अपनी जहाजें उतार ली अरब सी में या इंडियन ओशन में, तो गोले दाग के आपको बर्बाद कर देंगे। और इन्होंने बोला कि परमिट तो लो लेकिन दो चीजों का ट्रेड नहीं करना है। अब तुम्हारे जहाजों पे दो चीजें नहीं मिलनी चाहिए, एक तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च नहीं मिलनी चाहिए और दूसरा बारूद नहीं मिलनी चाहिए। यदि दो चीजें ये मिल गई, ये उन्होंने अपने लिए रखा था कि बारूद नहीं होनी चाहिए आपके जहाजों पे और क्या नहीं होनी चाहिए? ब्लैक पेपर नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें मिल गई, आपकी जहाजें जब्त कर ली जाएंगी। तो उन्होंने खुद को अथॉरिटी दे रखा था, खुद को पावर दे रखा था कि हम आपके जहाजों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था इनका कार्टेज आर्मदा सिस्टम और यही इनके सक्सेस का राज है, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। ठीक है, तो किन के द्वारा लाया गया? पोर्चुगीज। ऑप्शन ए था पोर्चुगीज, बी डच, फ्रेंच। डच और फ्रेंच नहीं होगा, ऑप्शन ए के साथ जाने वाले हैं हम, पोर्चुगीज के साथ जाने वाले हैं। कार्टेज सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? आप समझ, मुझे आशा है कि आप कार्टेज सिस्टम समझ गए होंगे। दिस इज द टाइप ऑफ परमिट सिस्टम। इसमें आपको एक परमिट जारी करवानी होती थी, एक पास लेना होता था और उसके लिए एक फी आपको देना होगा। और वो कहां से पास जारी की जाती थी? गोवा से जारी की जाती थी, जिसमें आप यदि परमिट नहीं लेते तो आप उसका आर्मदा, उसका नेवल पावर आपको सबक सिखाएगा। ठीक है, तो डर के मारे सबको लेना ही होता था। ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In 1507, the Portuguese squadron was defeated in a naval battle of Diu by the combined Egyptian and Gujarat navies. अभी मेरी बात हुई आपसे, हमारी आपकी बात जारी है उस समय से। उन्हीं में एक बात आई थी कि भाई जब अल्मीड़ा साहब आए थे 1505 में, तो लगातार वो युद्ध में ही लगे रहे और इसी क्रम में 1507 में इजिप्ट और गुजरात की नेवी और इसके पीछे तुर्किश पावर भी थी, है ना। तो तुर्किश पावर भी इसमें एक तरीके से इनका सपोर्ट कर रही थी। तो
इन्होंने किसको हराया था? पोर्चुगीज स्क्वाड्रन को हराया था। पोर्चुगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड, पोर्चुगीज आर्मी हार गई थी। किसके द्वारा? एक नेवल बैटल में दीव के पास। किसके द्वारा? इजिप्शियन और गुजराती नेवीज के द्वारा। इसमें तुर्किश आर्मी भी शामिल थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सही है। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है अल्फांसो द अल्बुकर्क पॉलिसी, अल्फांसो द अल्बुकर्क पॉलिसी वाज नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क की जो पॉलिसी है वो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। तो यदि आपने बहुत ध्यान से देखी होगी हमारी पिछले क्वेश्चंस को, तो उसमें ब्लू वाटर पॉलिसी आई थी और उसमें जब ऑप्शन हमने चेक किया तो देखा कि भाई उसमें फर्स्ट गवर्नर जो अल्मीडा है उसकी ये पॉलिसी रही थी। तो यहाँ पे अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने तो सिर्फ पॉलिसी को बढ़ाने का काम किया और आगे के गवर्नर्स ने भी अल्मीडा के पॉलिसीज को भी ध्यान में रखा और उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया। लेकिन यहाँ पे अल्फा, तो ये दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन तो होगा, 2 नंबर स्टेटमेंट तो होगा नहीं। अब थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, अल्फांसो दी अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। तो ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि कौन था रियल फाउंडर, अल्फांसो दी अल्बुकर्क साहब थे। तो अल्फांसो दी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी अब आपका सही है। तो 1 और 3 सही निकल गया। और नेक्स्ट है अल्बुकर्क एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। ये भी पिछले क्वेश्चंस में हमने देख लिया है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही गोवा को छीना था बीजापुर के सुल्तान से। तो हमारा 1, 3 और 4 ऐसा है ऑप्शन क्या? हाँ, सी नंबर दिख तो रहा है। ओनली 1, 3 एंड 4, ओनली 1, 3 एंड 4 सही है। ऑप्शन सी के साथ हम जाना चाहेंगे। लॉक कर दिया जाए इस ऑप्शन को कंप्यूटर जी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए, तो ऐसा ही स्टेटमेंट, ऐसा ही क्वेश्चंस में आएगा, आपके स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उसमें आपको चेक करना है कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। ये बदलता हुआ पैटर्न है बीपीएससी का, यूपीएससी में तो सदा सदा से चला आ रहा है। तो आइए, ये होना चाहिए था। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोबैको एंड कैशूनट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डच। बहुत चर्चा हो गई है। अब आप ही बताएं, आप ही बता दीजिए कि क्या टोबैको डचेस द्वारा लाया गया था? क्या कैशूनट जो काजू है वो डचेस द्वारा लाया गया था? कतई नहीं। तंबाकू तो पुर्तगालियों की देन है, काजू तो पुर्तगालियों की देन है। पपीता, संतरा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, काजू, सॉरी बादाम और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग में नहीं है, अनानास, पाइनएप्पल। तो यहाँ ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, ये तो डचेस होगा नहीं, यहां तो पोर्चुगीज होना चाहिए था जो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, पोर्चुगीज नेवर हैड हेडक्वार्टर इन गोवा। अरे बाप रे, ये तो पाप है भाई, पाप, सोचना पाप है, सोचना ही पाप है। क्यों भाई? गोवा में तो हेडक्वार्टर हुआ ना जी, 1530 के बाद तो गोवा ही हेडक्वार्टर था। तो नेवर हैड कैसे हो गया भाई? नहीं होगा। तो स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है, पोर्चुगीज वाज फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। भाई 5 करोड़ का सवाल है। यदि सुशील कुमार जी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस पे वो मुस्कुराएंगे, क्योंकि यही वो सवाल है जिस पे उन्होंने 5 करोड़ जीता था। अभी हाल फिलहाल मुझे सौभाग्य मिला उन्हें पढ़ाने का कुछ दिनों के लिए। सुशील कुमार को यदि आप जानते हैं, आपको याद होगा कौन बनेगा करोड़पति में पहली पंच जो है 5 करोड़ जीतने वाले वो व्यक्ति थे और चंपारण से बिलोंग रखते थे, जहां से मैं भी हूं। तो उन्हें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ दिन तक पढ़ाने का। तो ये प्रश्न उनके 5 करोड़ का सवाल था। पोर्चुगीज वाज फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। यस, 1498 में आए थे वो और 1961 में गए, वो भगाया गया, जबरदस्ती भगाना पड़ा, छोड़ ही नहीं रहे थे। कौन कौन से चीज वो इन्होंने कब्जा कर रखा था? गोवा पे, दमन पे और दीव पे। बाकी चीजें तो इनके हाथ से निकल गई थी ये 18वीं सेंचुरी के आसपास ही, लेकिन ये 3 चीज 1961 तक इनके कंट्रोल में थी। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा सही निकल गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ओनली वन गलत है तो होगा नहीं। ओनली 2 गलत है। ओनली 3, सिर्फ 3, हाँ सिर्फ 3 में जाएंगे हम, फिर सी के साथ जाना चाहेंगे। तो कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया हमारे सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे के दिए गए तथ्यों पर, वक्तव्यों पर गौर फरमाइएगा। पहला है, द पोर्चुगीज वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीटर्स। यस, दे वांट्स टू एक्सक्लूड ऑल दोज कंपटीटर्स सच एज अरब्स। अरबियों को भारत के व्यापार से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। वास्को डी गामा ने यही शर्त रखा जमोरिन को कि भाई कालीकट से सभी मुसलमानों को बाहर निकालो, जिसे जमोरिन ने सिरे से नकार दिया था और उसकी खामियाजा भी उसे भुगतनी पड़ी। तो पोर्चुगीज अब पूरे ह्यूजली प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है, ईस्टर्न कंट्रीज से जो उनका बिजनेस चल रहा है, उसमें सभी कंपिटिटर्स को वो निकाल देना चाहते थे। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट। वो सभी अपने कंपटीटर को हटाना चाहते थे। और दूसरा है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कालीकट वेयर ही अराइव्ड इन सितंबर 1500। तो सितंबर 1500 में पहुंचा और इसकी चर्चा हमने कर ली है कि हाँ, वो वहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चूज द इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें तो अब ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट देखना है। इसमें से कोई इनकरेक्ट भाई गलत ना करके आना। ये करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में बच्चे बहुत फंसते हैं। तो ये वर्ड पे ना बहुत केयरफुली ध्यान देना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, नहीं तो 5-10 मार के आओगे गलत। आता हुआ क्वेश्चन आकर के माथा पीटोगे कि भाई हमने क्या कर दिया ये। तो ये वर्ड बहुत केयरफुली देखो। इनकरेक्ट, अब इसमें कोई इनकरेक्ट है क्या? नहीं है। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है? नहीं है, करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। बोथ 1 and 2 दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट तो है नहीं। मोर देन वन ऑफ द अबव सवाल ही नहीं है। नन ऑफ द अबव के साथ जाओ, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। कोई भी इनकरेक्ट है नहीं। अगले क्वेश्चन के साथ जाते हैं हम। अगले क्वेश्चन के साथ हम चले मितवा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियाज। निकले थे ये इंडिया की खोज में अपने जहाजी बेड़े के साथ, और ये जब अफ्रीका के निचले हिस्से पे पहुंचते हैं तो वहां पे बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा। और इस बड़े तूफानों में फंसते फंसाते ये कैसे भी अफ्रीका के तट पर पहुंचते हैं और वहां से फिर वापस हो लेते हैं। भाई साहब जाके कह दिया, अरे भाई साहब वहां पे तो तूफान आता रहता है। उसका नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, केप ऑफ स्टॉर्म। यहां से पुर्तगाली चले, यहां तक बार्थोलोम्यू डियाज जाते हैं। यहां पे इनको तूफान का सामना करना पड़ा। जाकर के इसका क्या नाम रख दिया? केप ऑफ, सॉरी पता नहीं इरेज क्यों नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, बाद में चलकर जब वास्को डी गामा इसको पार कर जाते हैं और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंच जाते हैं, और जब व्यापार करके वापस जाते इंडिया से, तब बताया कि भाई साहब वो आराम से पार कर गए थे। तब जाकर के इस स्थान का नाम, इस प्लेस का नाम केप ऑफ स्टॉर्म से बदल के केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। क्या रख दिया गया? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो अब ये कब खोजा गया? ये खोजा गया 1487 में। तो ऑप्शन के साथ जाओ, चेक करो ऑप्शन कब है? 1465। बार्थोलोम्यू डियाज कब इंडिया के लिए प्रस्थान करते हैं और वापस हो लेते हैं? तो 1465 ऑप्शन 8 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1475 नहीं होगा। सी के साथ जाना चाहेंगे हम। 1487 एडी। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को खोजा था, जिसका उन्होंने नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि उन्हें वहां पे तूफानों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच पोर्चुगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। भाई साहब अभी चर्चा हुई कि साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? साम्राज्यवादी नीतियों का आगे बढ़ाने का काम किसने किया? तो देखे जरा, पहला ऑप्शन है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, नीनो दा कुन्हा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पहला व्यक्ति कौन था जिसने इसको बढ़ाने का काम किया? तो पहला व्यक्ति था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चर्चा हो चुकी है कि भाई इनके रहते सबसे पहले 1510 में गोवा जीता गया, 1511 में मलक्का पर कब्जा हुआ, 1515 में
होर्मुज पे कब्जा हुआ, एदन पे कब्जा नहीं हो पाया, उस पे बाद में चल के तुर्कियों का कब्जा हो जाएगा एदन पे 1538 में, 1538 में, तो उस पे कब्जा नहीं कर पाएंगे ये। तो पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म किसके द्वारा लाया गया? अल्फांसो दी, साम्राज्यवादी नीति, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, मेरी कोशिश है कि अगली लेक्चर जो आए हमारे सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन हो। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पहला लेक्चर है। अगली बार से हमारा लेक्चर इस सीरीज में, ये चैप्टर आप पढ़ ले इंग्लिश में, लेकिन अगली जो चैप्टर हम पढ़ेंगे EICN बंगाल, उसमें मेरी कोशिश है कि दोनों ही मोड में क्वेश्चन आपके सामने रखी जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 नंबर हो गया। विच पोर्चुगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, नीनो दा कुन्ना, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। क्या होगा? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड द साइट ऑफ मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी? अब आ जाओ भाई, यहां पर हम आ गए, पोर्चुगीज की कहानी थोड़ी हम स्टॉप करते हैं और थोड़ी सी अंग्रेजों में घुसने की कोशिश करते हैं। तो भाई जो इनकी जो व्यापार है अंग्रेजों की, वो चल रही थी मुसलीपट्टनम से या मछलीपट्टनम से। मछलीपट्टनम की फैक्ट्री ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में या मुसलीपट्टनम में, दोनों ही नाम आपको मिलेंगे कहीं, इन्होंने अपनी प्रथम टेम्पररी फैक्ट्री, फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री खोली और उसके बाद यही टेम्पररी फैक्ट्री 1616 में परमानेंट हो गई और यही इनका ईस्टर्न कोस्ट पे हेडक्वार्टर भी है। लेकिन 1639 में एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज एजेंट, उनका नाम है फ्रांसिस डे, इन्होंने चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा से ये एरिया लीज पर लिया और ये एरिया था मद्रास, ये जो क्षेत्र था वो मद्रास है ना। चंद्रगिरी के जो राजा हैं, जो लोकल रूलर हैं चंद्रगिरी के, वेंकटप्पा साहब से उन्होंने ये एरिया लिया और यहीं पर इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया? पहली कोठी, पहला फोर्ट बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नोट डाउन कर लो, पहली कोठी इन्होंने बनाई फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। ठीक है, तो किसके द्वारा ये ऑब्टेन किया गया है, किसके द्वारा लिया गया मद्रास? ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए है फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी है जॉन मिल्टन हॉल, इनके बारे में हो चुकी है कहानी, जेराल्ड एंगियार, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो फ्रांसिस डे की बात आई यहां पे, ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? फ्रांसिस डे सही है एकदम। ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल की कहानी हो गई है। जेराल्ड एंगियार, जेराल्ड एंगियार दरअसल फाउंडर ऑफ बॉम्बे है। ये क्या है? फाउंडर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये 1668 में बॉम्बे एस्टैब्लिश करते हैं। 1668 में, 1668 में ये बॉम्बे को एस्टैब्लिश करते हैं और 1669 से लेकर के और 1677 तक ये बॉम्बे को एक तरीके से शहर के रूप में, एक सिटी के रूप में, एक बड़ा प्रेसिडेंसी के रूप में डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जेराल्ड एंगियार साहब बॉम्बे के संस्थापक कहलाएंगे। बॉम्बे के संस्थापक हैं। 1668 में, 1669 में इन्हें जॉर्ज ऑक्सनडेन, जो जॉर्ज ऑक्सनडेन है, एक जॉर्ज ऑक्सनडेन है हमारे, जिन्हें जॉर्ज ऑक्सनडेन जो सूरत के प्रेसिडेंट थे, जो सूरत के अंग्रेजी कोठी है, सूरत में जो अंग्रेजी कोठी है, अंग्रेजी फैक्ट्री है, उसके प्रेसिडेंट है अंग्रेजी कोठी के। तो 1669 में इन्हें हटा करके किसको बना दिया गया वहां का प्रेसिडेंट सूरत का? जेराल्ड एंगियार को। और साथ ही साथ बॉम्बे का भी कार्यभार किसको दे दिया गया? जेराल्ड एंगियार को। तो इस तरह से जेराल्ड एंगियार बॉम्बे के संस्थापक हो गए। ठीक है, तो या इस क्वेश्चन का आंसर फ्रांसिस डे होगा। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा से मद्रास लिया और वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, फिर धीरे धीरे शहरों का विकास वहां पे किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, ध्यान दो, नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। भाई पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, 1510 ना होगा जी।
1510 होगा ना, है ना? तो पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, कहला स्टेटमेंट गलत, इनकरेक्ट पूछ रहा, इनकरेक्ट मिल गया हमें। दूसरा ऑप्शन पढ़े, इन 1611 इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया इन मछलीपट्टनम। अभी अभी तो मैंने बात की कि ईस्टर्न कोस्ट पे, और वो भी साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में इन्होंने क्या खोला, अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक है, कहां पे, मछलीपट्टनम। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा आप स्टेटमेंट क्या, इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा। यस, इन 1633 इन्होंने 1633 महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर और बालासोर में, कहां पे, बालासोर और हरिहरपुर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1633 में बालासोर और हरिहरपुर, 1611 में। तो ये नोट डाउन सब कर रहे हो ना तुम लोग, करो कॉपी में ये सब। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अगला है मोर देन वन ऑफ द अबव। नहीं, अगर एक करेक्ट होता ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तब मोर देन वन ऑफ द अबव होता, क्योंकि बी और सी सही था। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सीधे ए होगा। क्या होगा, द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन लंदन। जब ब्रिटिश कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया, कब एस्टैब्लिश किया गया, 1599। किसने एस्टैब्लिश किया, तो लॉर्ड मेयर है हमारे लंदन में, एक व्यापारी। इन्होंने व्यापारियों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है ना, जिसको एडवेंचरर ऑफ मर्चेंट्स कहा जाता था। एडवेंचरर ऑफ मर्चेंट्स, एडवेंचरर्स। इन्होंने 1599 में मिलके कॉन्फ्रेंस बुलाई, बोले भाई साहब हमें भी तो उस मुनाफे में हिस्सा लेना है जिसमें पोर्चुगीज मुनाफा कमा रहे हैं। वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम पोर्चुगीज, हमें पोर्चुगीज जैसा मुनाफा कमाना है, तो हमें मिलके एक बड़ी सी कंपनी खोलनी होगी। तो इसमें 217 लोग, इसमें कितने लोग थे, 217 व्यापारियों ने मिलकर ये फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। और इसमें हमारी एलिजाबेथ भी शामिल थी। एलिजाबेथ भी एक तरह से इसमें शेयर होल्डर थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, जिन्होंने और जो पहला जो अधिकार पत्र, विशेषाधिकार पत्र एक तरह से सौंपने का काम किया 15 सालों के लिए, तो एलिजाबेथ भी उस हिस्सेदार में शामिल थी। तो कौन था, तो आपको तो पता है 1599 में कंपनी एस्टैब्लिश हुआ, और 1556 से लेकर के 1605 तक भारत में अकबर था। तो 1599 में अकबर था। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां। भाई हमें बाकी कोई ऑप्शन देखना नहीं है, हम सीधे अकबर के साथ जाएंगे। अकबर वॉज द रूलर, अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड इन लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम एंड शोरा। भाई लिख लो, ये शोरा को पोटेशियम नाइट्रेट भी, सॉरी, शोरा को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। तो कॉपी में नोट डाउन कर लो। भाई हमारा बिहार जो है ना, अफीम उत्पादन के लिए ओपियम जिसको कहा जाता है, और शोरा उत्पादन के लिए जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, बहुत फेमस। बिहार का छपरा जिला शोरा के लिए बहुत फेमस, खासतौर पे छपरा जिला में शोरा के लिए बहुत फेमस है छपरा जिला। ठीक है, तो ये भाई कौन सा ऑप्शन होगा, सीधे सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश रूल के दौरान कौन सा इंडिया का कौन सा एरिया था जो ओपियम और शोरा के लिए फेमस था। हम बाकी क्यों जाएं, जब ऑप्शन ए में हमारा बिहार लिखा हुआ है। बिहार के साथ जाओ ना, बिहार में अफीम खिला खिला के सारा चाइनीज सबको नशे का आदी बना दिया। ओपियम वॉर हो गया, अफीम युद्ध हो गया चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में, पूरे एक जनरेशन को अफीम सुहा के खत्म कर दिया। ठीक है, और वहां से चाय की खरीदारी करके बेचते थे। ठीक है, उस पर फिर हम कभी किसी कहानी में चलेंगे, हम लोग जब पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन में आते हैं तब। अभी तो एमसीक्यूज बेस्ड में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपके सामने निकल के आए, और वो फैक्ट आपके कॉपी में होनी चाहिए, नोटबुक में होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्चुगीज एट सोली। ओके, तो भाई साहब 1611 में हमारे हॉकिंस साहब वापस आके चले जाते हैं। इन्होंने हार मान ली कि भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है ये जहांगीर को मनाना, तो हम एक काम करते हैं। अभी हुआ कि भाई कौन जाएगा, तो आते हैं एक साहब हैं थॉमस, कैप्टन थॉमस बेस्ट। अपने 2 जहाज ड्रैगन और ओसिएंडर के साथ, ड्रैगन और ओसिएंडर के साथ 2 छोटे छोटे जहाजों के साथ आते हैं। ये सूरत के तट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाली नामक जगह पे घेर लिया जाता है इन्हें। और यहां पर किसके द्वारा घेरा जाता है? पोर्चुगीज के द्वारा, पोर्चुगीज नेवल जो बेड़ा है उसके द्वारा घेर लिया जाता है। लेकिन थॉमस बेस्ट ने अपने 2 जहाजों के बदौलत ही पुर्तगालियों के उतने बड़े जहाजी बेड़े को हरा दिया। जहांगीर इससे बड़ा खुश हुआ, और जहांगीर इससे खुश होकर के जहांगीर उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। क्योंकि जहांगीर के पास नेवी अच्छी थी नहीं, उन्होंने नाम सुना कि भाई साहब थॉमस बेस्ट आया अपनी 2 छोटे छोटे जहाजों के साथ और पुर्तगालियों को हरा दिया। तो इस तरह से थॉमस बेस्ट साहब ने ब्रिटिश जो है पुर्तगालियों को कहां हराया? स्वाली की जगह पे हराया। तो थॉमस बेस्ट हमारा बी ऑप्शन। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस था। अच्छा, विलियम हॉकिंस जो जहाज के साथ आया था ना, उसका नाम बीपीएससी पूछ सकता है, इसको हेक्टर कहो या इसी को रेड ड्रैगन कहो। रेड ड्रैगन। तो पहला जो जहाज था ना भारत आने वाला, वो रेड ड्रैगन था, या इसको हेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट साहब 2 जहाज, तो इनके 2 जहाजों के नाम याद रखना, ड्रैगन और ओसिएंडर। थॉमस रो के बारे में आपने समझ लिया, 1515 में आते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा फेमस प्रश्न है कि थॉमस रो आते हैं तो जहांगीर से वो कहाँ मिलते हैं? तो जहांगीर उस समय आगरा में उसका कैपिटल था, लेकिन वो आगरा में था नहीं, गया था वो अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। तो ये साहब चले जाते हैं थॉमस रो साहब उनसे मिलने आगरा। तो एक तरीके से वो उनसे मुलाकात कहाँ होती है? 1616 में, फरवरी 1616 में, सॉरी 1516 में, आई एम वेरी सॉरी, 1615, मैं क्यों बात ये गलत कर दे रहा हूं भाई। 1615 में होता है, 1616 में, फरवरी 1616 में वो कहाँ मिलता है? आगरा, सॉरी अजमेर में मिलता है, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जहांगीर उस समय गए होते हैं। सॉरी, उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा थे। ये भी देखो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री। तो भाई 1611 में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया, और इससे खुश होकर के जहांगीर ने उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। तो अंग्रेजों की प्रथम परमानेंट फैक्ट्री कहां खुली? तो ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री खुलेगी। यहाँ पे तो 1639 में खुलेगी, और यहाँ पे 1611 में खुलेगी, लेकिन ये टेम्पररी खुलेगी। तो पहले तो खुल रही है मछलीपट्टनम में, लेकिन ये टेम्पररी है। परमानेंट कब होगी? 1616 में। इसीलिए सूरत होगा, क्योंकि ये सबसे पहला परमानेंट फैक्ट्री यहाँ पे खुला। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। देखो जी, 1688 का बात, अब ये सारा जरा सा ना एटीट्यूड प्रॉब्लम आ गया है अंग्रेजों में, कि हम संभाल लेंगे। अब इनके अंदर एक बात अब निकल के आ रही है कि हमें, क्योंकि इनको 1661 में ही चार्ल्स सेकेंड द्वारा भारत में किला बनाने, सेना रखने, युद्ध करने, संधि करने, हर चीज करने का अधिकार मिल गया, जो एक स्टेट एक नेशन करता है। अब ये कंपनी के तौर पे नहीं, एक स्टेट के तौर पे ये अपने आप को शो करना चाहते हैं। तो 1661 में क्यों? क्योंकि चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने 1 लाख से ऊपर 1,70,000 पाउंड जो है वो एक तरीके से ऋण दिया था, लोन दिया था, जिसके बदले में इनको बहुत सारी छूटें मिल गई हैं। तो अब ये 1688 तक आते आते इनके अंदर ये बात हो गई है कि हमें अपनी आर्मी को भी डेवलप करना होगा, हमें तलवार के बल पर भी अपने आप को प्रूफ करना होगा। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने 1688 में क्या किया? औरंगजेब के जो मुगलों के जहाज हैं उन पे कब्जा कर लिया अरब सागर में। तो औरंगजेब इनको सबक सिखाएगा।
औरंगजेब इनके कई सारे फैक्ट्रियों को जब्त कर लिया। पटना भी उनमें था, बालासोर भी था, कासिम बाजार भी था। इन फैक्ट्रियों को जब्त कर लिया। हाहाकार मच गया अंग्रेजों में। भाई पैर पे गिर जाना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। ये साहब थे जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड ने हिमाकत की थी, तो इनको लिखित माफीनामा मांगना पड़ा। औरंगजेब ने भी माफ कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के व्यापार से मुगलों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा था। तो 1.5 लाख रुपए जुर्माना के बदले इन्होंने उसको माफ कर दिया, लिखित माफीनामा मांगना पड़ा। तो एक तरीके से जॉन चाइल्ड को उन्होंने एक्सपेल कर दिया कि भगाओ इसको इंडिया से, हटाओ इसको इंडिया से। तो जॉन चाइल्ड साहब, जेराल्ड लैंगयार्ड तो फाउंडर है बॉम्बे के, तो सर जॉन चाइल्ड के साथ हम जाना चाहेंगे। सर जॉन चाइल्ड was the person who was expelled from India by औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नंबरिंग की गलती हो गई, कोई बात नहीं। 25 है, 26 लिखा हुआ है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सफलता का क्या राज था? और पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यस, एब्सोल्युटली राइट। हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं नहीं थी हमारे अंदर। मैं बचपन में अपनी गांव गया था, तो किसी बूढ़े दादाजी ने पूछा, कौना देश, किस देश से आए हो? भोजपुरी में ही पूछा था उन्होंने किस देश से आए हो? पहले के लोगों के लिए 10, 20, 25 किलोमीटर बदल जाना, क्योंकि जिंदगी बीत जाती थी उनके गांव में। उनकी जो वफादारी है उनकी अपने जाति के साथ पहले थी। उनकी वफादारी जाति के बाद निकल के अपने गांव से आती थी, और उसके बाद वो जो लोकल रूलर है, जो जमींदार है, उनके साथ उनकी निष्ठा थी। क्योंकि जो उनका टेरिटरी, जो उनका गांव है, कल किस राज्य में उनको खुद नहीं पता। आज ये राजा कब्जा कर लिया, कल दूसरा राजा आके कब्जा कर सकता है। कहीं कोई भारत की बातें ग्रंथों में है, राष्ट्र की बातें ग्रंथों में है, आम जनों में नहीं है। एक सभ्यता के रूप में हम तो जुड़े हुए थे, एक सभ्यता के रूप में हम एक राष्ट्र थे। एक भौगोलिक चौहद्दी हमारी नहीं थी, अस्थायित्व नहीं था हमारे अंदर। ये भावना नहीं था कि हम भारतीय हैं, और ये हम जाति में बटे हुए थे, हम धर्मों में बटे हुए थे। हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं था। हमारे अंदर तो ये थी कि हमारे पास ये राजा हमें सेना में रखने के लिए ज्यादा पैसा देता है, तो हम इस राजा के लिए लड़ेंगे। और कल के वो राजा हमें ज्यादा पैसा देता है, तो हम उस राजा के लिए लड़ेंगे। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, यही कारण है कि यूरोपीय ब्रिटिशर्स ने आर्मी में इंडियंस को हायर किया, क्योंकि इंडियंस, वो जानता है कि इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म है ही नहीं। इंडियन होने का जो इमोशन है, वो भावना है, वो है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो सही है, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बात बहुत बाद में चल के, अब सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट हम पढ़ेंगे, उसमें लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगेगी। दूसरा है, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। यस, दे हैव। यूरोपियन शैली की जो उनकी ट्रेनिंग मिली हुई है लड़ने की। भारत के मध्यकालीन शासक क्या लड़ना जानेंगे? उनके पास ना तोप है, तो उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, स्वार्थ से भरे हुए कमांडर हैं, ठीक है, उनके पास मॉडर्न आर्म्स हैं। सी है, इंडियन सोल्जर्स हैड लैकनेस ऑफ फिडेलिटी, कंसीक्वेंटली हु पे देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन दिस सर्विस। जो उनको ज्यादा पैसा देगा वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। यस, मराठा के साथ नहीं था। मराठा ने बीजापुर के लिए भी लड़ा है, मराठा ने मुगलों के लिए भी लड़ा। बाद में शिवाजी के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना होगी। बाद में उनको अपने राज्य की परिकल्पना उनके मन में आएगी कि हम अपने राज्य का स्थापना खुद करेंगे। लेकिन पहले वो भी वही कर रहे हैं, मर्सनरी के रूप में। जो ज्यादा पैसा दे रहा है उनके लिए लड़ रहे हैं। तो ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन यहां पे आया। हम की तीनों ही ऑप्शन की नेशनलिज्म भी नहीं है, कंपनी जो है वेस्टर्न ट्रेनिंग रखी हुई है, मॉडर्न आर्म्स है, और इंडियन सोल्जर्स तो जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए लड़ेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? किसके समय में भाई कंपनी की स्थापना हुई? अकबर के समय में कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री, पहले ही मैंने बोला, किसके परमिशन से खुला था? जहांगीर के परमिशन से खुला था। तो जहांगीर के शासन में ही पहली फैक्ट्री स्थापित होगी। तो पहला ऑप्शन ए है, अकबर, सॉरी, पहला ऑप्शन ए अकबर के साथ,
नहीं, अकबर नहीं जाएंगे। ऑप्शन बी जहांगीर, यस, जहांगीर के साथ आप जाएंगे। जहांगीर इज द राइट आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। देखो जी, पहला कर्नाटक वॉर, कर्नाटक वॉर हुआ किसके किसके बीच में? नाम है इसका कर्नाटक। आज के समय में ये तमिलनाडु का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट और उसके हिंटरलैंड्स जो थे, ये नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया था। कोरोमंडल कोस्ट की एरियाज और उसके हिंटरलैंड, उसके पीछे की जो एरियाज थी। तो कर्नाटक एक समय में हैदराबाद का भी पार्ट हो गया, ये बाद में चल के। तो कर्नाटक जो है नाम इंडियन है, लेकिन ये जो स्ट्रगल है, दरअसल 3 कर्नाटक वॉर लड़े जाएंगे, ठीक है। और तीनों ही कर्नाटक वॉर जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ी जाएगी, और ये इंडिया में लड़ी जाएगी। जिसमें पहला कर्नाटक वॉर लड़ा जाएगा, इसका कॉज, इसकी जो रीजन है वो यूरोप के कुछ कॉजेज है, जिसमें ऑस्ट्रिया के रूलर्स के मरने के बाद जो नए रूलर्स को बैठाने की जो जंग चल रही थी, जिसको ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहा गया, वो सबसे बड़ा कॉज था। वहां पे पूरी यूरोप जो है 2 हिस्सों में बटी हुई थी, और इसमें एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस है। तो वहां की जो रीजन है वो उठ के आ गई यहां पर, और यहां पे भी इंग्लैंड और फ्रांस आपस में उलझ गई। तो पहला कर्नाटक वॉर जो है वो यूरोप के कारण द्वारा लड़ा गया था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट? तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी तो कोई नई बात नहीं थी, ये बहुत पहले से यूरोप की राइवलरी है जो इंडिया में भी देखने को मिलेगी। तो पहला तो कॉज होगा नहीं, दूसरा कॉज होगा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यस, दिस इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इशू ऑफ कर्नाटक सक्सेशन, ये सेकेंड कर्नाटक वॉर जो लड़ी जाएगी उसका सबसे बड़ा रीजन था, सेकेंड कर्नाटक वॉर। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर कहां कब से कब तक लड़ी जाएगी? 1746 टू 48 तक लड़ी जाएगी। और सेकेंड कर्नाटक वॉर का कारण, सेकेंड कर्नाटक वॉर का रीजन ही ये, ठीक है। और ये कब से कब तक लड़ी जाएगी? 1749 से 1754 तक लड़ी जाएगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 टू 48, एंड सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 टू 1754, एंड द कॉज इज इशू ऑफ कर्नाटक सक्सेशन। कर्नाटक के शासक, अगला शासक कौन होगा इसको लेकर के, और न सिर्फ कर्नाटक के सक्सेशन को लेकर बल्कि हैदराबाद के सक्सेशन को लेकर भी ये जंग लड़ी गई थी, जिसमें मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच लड़ाइयाँ हुई थी, और एक तरफ हमारे फ्रांस और एक तरफ हमारे अंग्रेज थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो जी, 1661 में इंग्लैंड के जो रूलर है चार्ल्स सेकेंड, इनकी शादी होती है कैथरीन से, जो पोर्चुगीज प्रिंसेस थी, और इनको डॉरी में या गिफ्ट में बॉम्बे मिलता है। तो बॉम्बे किसी काम का इनके पास चार्ल्स सेकेंड के पास है नहीं, तो इन्होंने 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने 10 पाउंड एनुअल रेंट पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लेकिन दरअसल ये कहां से मिला था? ये पुर्तगालियों ने दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वाया दी रूलर ऑफ इंग्लैंड। तो पहला ऑप्शन था डच, नहीं, डचों के हाथों से नहीं गया। फ्रेंच नहीं, ऑप्शन सी के साथ जाइए आप, द पोर्चुगीज जो है वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे। फर्स्ट चैप्टर का अभी खत्म हुआ नहीं क्वेश्चन, अभी बाकी क्वेश्चन है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in quarrels of Indian princes with a view to acquire territory? तो पहला यूरोपियन गवर्नर या पहला यूरोपियन अधिकारी कौन था जिसने भारत के मामलों में, भारत के शासकों के मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके अपनी कंपनी के लिए? देखो जी, ये पहला बंदा जो है कोई ब्रिटिशर्स नहीं है, ये पहला जो बंदा है वो फ्रेंच गवर्नर है, और इस गवर्नर का नाम है डुप्ले। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव तो उस समय एक सिंपल सा क्लर्क है, बहुत
एक छोटा सा अधिकारी है उस समय, रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत बाद में चल जाएगा। एल्बुकर्क नहीं, एल्बुकर्क का ज्यादा जोर जो है इंडियन ओशन और अरब सी में ही रहा। तो डुप्ले वो फ्रेंच गवर्नर है जिसने सबसे पहले एक तरीके से इंडियन रूलर्स के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और ये दिखेगा आपको सेकेंड कर्नाटक वॉर में, जब उसने पहली बार पक्ष लिया इसका, एक तरफ चंदा साहब का और दूसरी तरफ हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का। उसकी कहानी हम कर्नाटक वॉर को देखेंगे कल के लेक्चर में। तो हम डुप्ले के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, रिवीजन करें, बार बार लेक्चर देखें, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही ये चैनल ग्रो करेगा और हमारे सहयोग से आपका रिजल्ट आएगा। तो ये गांठ बांध लीजिए कि यही वो क्वेश्चंस होंगे जिसके आधार पे आपकी एग्जाम्स क्लियर होंगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर बहुत मजे से देखिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।